हेलो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ समय के लिए एक लंबी यात्रा पर निकलूं। तो आखिरकार सबसे विदा लेकर मैं निकल पड़ता हूँ अपने इस लंबे सफ़र पर। बस ये न पूछना कितने दिन, क्योंकि वो तो मैं भी नहीं जानता। शाम होते होते दिल्ली से जम्मू की ये ट्रेन मुझे उधमपुर टाउन में ला छोड़ती है। एक पोस्टपेड सिम और एक रहने को कमरा मिलने के बाद अब बारी है थोड़ा आराम करने की, क्योंकि कल सुबह मुझे लेनी है बनिहाल की बस। कल फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट। अलार्म बंद करके फिर सोकर उठने पे ये होता है। खैर तो मैं उठकर जल्दी जल्दी फ्रेश होकर निकल पड़ता हूँ बनिहाल के लिए। और यहाँ होती है खूबसूरत कहानी। ये चचा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने आते हैं और फिर एक अजनबी मुझे कुल्फी ऑफर कर देता है। और बस जब तक बनिहाल पहुँचती है ये अजनबी नहीं रहता, मिलिए आरिज से, या कहूँ जिंदगी का दूसरा नाम। स्टेशन पे उतरता हूँ तो यूपी के एक भाई मिल जाते हैं। देखो तो ब्रो कोड। और यहाँ से फिर एक सुंदर कहानी होती है। ये आपा पहलगाम की रहने वाली हैं। जाते जाते अपना नंबर दे जाती हैं, कोई दिक्कत हो तो फोन करना। वैसे पहलगाम प्यारा तो लग रहा है, पर उससे भी प्यारी है इस थकान के बाद की नींद। आप तो बस खिड़की के बाहर का नजारा देखिए। मिलता हूँ कल, बाय। सफर खत्म हो गया। फातिमा हसन का एक शेर है कि सुकून दिल के लिए इश्क तो बहाना था, मगर न थक के कहीं तो ठहर ही जाना था। 2 दिन के तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबे सफर के बाद आज तो मेरा ट्रीट का दिन है। बस तो मैं चल पड़ा सुकून से कुछ समय बिताने लिद्दर नदी के किनारे। पर यहाँ कर देखता हूँ तो लोग ही लोग। ना जी ना, सुकून तो छोड़ो, यहाँ तो चैन से बैठने की जगह भी नहीं थी। मैं अपनी मुंडी घुमाता हूँ और उल्टी दिशा में चल देता हूँ। बर्फीले पर्वतों से बहकर आ रहे पानी में जैसे ही मेरे पैर पड़ते हैं, मन को एक तसल्ली सी मिलती है। कितना गहरा कनेक्शन है ना नदियों से इंसानों का, जैसे पल भर में सारी चिंताएं छूमंतर हो जाती हैं। कुछ देर यहाँ बैठने के बाद मैं चल देता हूँ पास के एक मंदिर की तरफ। यहाँ भी शांति और संपूर्णता का भरपूर एहसास था। क्या पता धर्मस्थलों का निर्माण शायद स्वयं के साथ वक्त बिताने के लिए ही कराया गया होगा। हेलो, मुझे ना रूम चाहिए था 3 दिन के लिए। हाँ मिलेगा। तो मैं अकेला ही हूँ। खैर, इस दुख का बदला मैंने इन 2 भाई लोग को पिक्चर स्पॉट से हटाकर जल्दी ही पूरा कर लिया और खुद मन भर के फोटोज खींचने के बाद चल पड़ा पहलगाम के दूसरी पार। जितने दिन मैंने लगा दिए घर से निकलने में, इसी बात पे अशरफ जहांगीर का एक शेर याद आता है कि चाहत ही दो जहां की मगर देखिए एक गली से गुजरता रहा हूं मैं। लौटते हुए एज यूजुअल मैंने इन भाई के यहाँ चाय का फरमान दे दिया। अब आप पूछोगे डेली सेम जगह पर चाय? हो जाए आप खुद देख लीजिए। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। दोस्तों, मेरा जो कैमरा स्ट्रगल कर रहा है फोकस करने में, इसे नहीं समझ में आ रहा मेरी तरह ही, क्योंकि मुझे तो नींद आ रही है। कल से सोया नहीं ढंग से, अभी सोने जा रहा हूँ। बाय। बाकी दिन के कंपैरिजन में आज मैं काफ़ी जल्दी उठ जाता हूँ, 9 बजे। रात को भिगोए किशमिश और बादाम खाने के बाद मुझे याद आता है आज मुझे अपना होटल शिफ्ट करना है। बस तो फिर निकल पड़ता हूँ 5 किलोमीटर लंबी अपनी पदयात्रा पे। रास्ते भर वादी के सुंदर नज़ारे देखते हुए मैं पहुंच जाता हूं अपने नए ठिकाने पे। और अब थोड़ी थकान के बाद मुझे बस एक ही चीज़ की ख्वाहिश थी, नींद।
मिलता हूँ कल, बाय। सुबह तड़के 6 बजे उठकर जैसे ही मैं बाहर निकला तो देखा पड़ोस में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इतना एंथुसियाज्म देखकर फिर मैं कहाँ रह पाता, सो ज्वाइन कर ली टीम। वैसे भी गली क्रिकेट में हमेशा आपके लिए एक जगह बचती ही है बतौर फील्डर, पर कश्मीरी लोगों का दिल अलग मिट्टी से बना है। भाई जाते ही बैटिंग दे दी, हाँ सच में। खैर, तो शाम को मैं निकल पड़ता हूँ अपने आज के लक्ष्य की तरफ। गेस व्हाट, फिर से पैदल। आज का लक्ष्य 5 किलोमीटर दूर था, पर इतने सुंदर नजारों के बीच दूरी का कहाँ ही पता चलता है। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे तो आप वादी हजान के नजारे देखिए। आजकल लोग इसे बेताब वैली के नाम से जानते हैं। शाम ढलने लगी तो मैं वापस पैदल मुड़ने लगा, पर तभी हमारे अशरफ मियाँ ने अपनी गड्डी रोकी और बोले, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। मैं मिलता हूँ कल, बिकॉज नाउ इट्स चाय टाइम। दोस्तों, ये है कश्मीरी ब्रेड, आपके आम वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड से कहीं ज़्यादा बेटर। कैसे? क्योंकि आपके पैकेज ब्रेड में डलते हैं कई हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और एमल्सीफायर्स और बहुत सारी चीनी, लेकिन इसको बनाने में यूज़ होते हैं सिर्फ पहले आटा और घी और नमक। इसकी शेल्फ लाइफ भी उस ब्रेड से कहीं ज़्यादा लंबी होती है। तो क्या बोलते हो, ट्राई करोगे? ट्रैवलिंग की खूबसूरती को अक्सर लोग सुंदर लैंडस्केप, पेड़ पौधे, झरने, नदी, नहरें, वादियाँ और पहाड़ से कंफ्यूज कर लेते हैं। हाँ, वो भी एक पार्ट है, पर क्या रिहान के सपने के साथ उसकी खुशियाँ बांटना या आसिफ भाई का चाय की प्लेट में संगीत परोस कर देना हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, या अशरफ मियाँ का मुझ अकेले राहगीर को अंधेरा ढलने के वक्त सेफली सिटी पहुंचा देना पर पैसे लेने से मना कर देना और कहना कि भाई कल अगर वहाँ घूमने जाना हो तो मुझे कॉल कर देना। या फिर गौसिया आपी का इस अनजान को अपना नंबर देकर ये तसल्ली देना कि आपको हमारे शहर में कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल करना और जाते वक्त मिलते हुए जाना। मुझे तो लगता है कि मेरे सफ़र की अगर शुरुआत ही इतनी खूबसूरत है तो अंत क्या ही हसीन होगा। मैं जा रहा हूँ योग नगरी ऋषिकेश, मिलते हैं कल। कश्मीर की ये सुंदर वादियाँ छोड़ने का मन तो नहीं था, पर मन तो घर छोड़ने का भी नहीं था। मन का क्या है, कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहता है। बस तो मन बना लिया कि अब ऋषिकेश चला जाए। उधमपुर रेलवे स्टेशन से मैं शाम के 5 बजे पकड़ लेता हूँ ऋषिकेश की ट्रेन। ओह वेट, क्योंकि पहलगाम से मैं सुबह जल्दी निकला था तो नहाना नहीं हो पाया था, पर जब उधमपुर पहुंचा तो ट्रेन आने में भी 1.5 घंटा था। और तभी मेरी नज़र पड़ती है इस प्यारे से कुंड पे, जहाँ के शीतल जल से इन बाबा जी को स्नान करता देख मैं भी फौरन से 2 बाल्टी ठंडा पानी डाल लेता हूँ और तन मन जैसे एकदम शांत हो जाता है। हाँ, अब चलते हैं ऋषिकेश। 800 किलोमीटर दूर कश्मीर से जब मैं 24 घंटे की यात्रा करके ऋषिकेश पहुंचा तो लगा कि वापस चला जाऊं। आए ये गर्मी, भीड़ और उमस, पर यही तो इंसान की फितरत है। हम अक्सर अपनी सच्चाई से भागते हैं। पर फिर मैंने सोचा कि अब इतना दूर आ ही गया हूं तो आज इधर रुक ही जाता हूं और फिर आकर मैं सो जाता हूं। पर अचानक से मेरी नींद खुलती है। बाहर जाकर देखता हूं तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आखिरकार बारिश हुई और मौसम का मिजाज बदला तो लगा यहां आना सफल हो गया। खैर, कल जाऊंगा एक बहुत सुंदर जगह। स्टे ट्यून, बाय बाय। आज सुबह 6 बजे उठकर मैं निकल जाता हूँ गंगा किनारे वॉक पे। थोड़ी देर रुककर मैं गंगा के इस मनोरम दृश्य को अपने मन के अंदर कैद कर ही रहा होता हूँ कि तभी मेरी नजर पड़ती है इस लड़की पे जो वहां खड़े होकर गंगा को निहार रही थी। एक बार को तो मुझे लगा मैं इसको जानता हूँ, पर फिर लगा छोड़ो यार, कहीं कोई और ना हो। पर फिर लगा अगर इत्तेफाक ही हुआ और मैंने मिस कर दिया तो बस। तो फिर मैं वापस मुड़ा, मैंने उसको देखा, उसने मेरे को। कहने लगी तुम? मैंने कहा तुम? बोली आप इस टाइम यहाँ ऋषिकेश में क्या कर रहे हो? इतनी गर्मी और भीड़ है, मसूरी जाइए, वहां होगा मौसम एकदम मौसम। बस तो फिर अपनी इस दोस्त की एडवाइस लेकर मैं चल देता हूँ मसूरी की तरफ। जैसे जैसे देहरादून से आगे बढ़ता हूँ मौसम में ताजगी और ठंड का एहसास होने लगता है। शाम के 6:30 बजे तक मैं मसूरी पहुंच जाता हूँ। हॉस्टल शलोम बैकपैकर्स मसूरी के सुंदर से डॉम मिल जाने के बाद अब मुझे तलाश थी बस एक कप शानदार अदरक वाली चाय की। नाउ आई एम फीलिंग अलाइव अगेन।
मिलते हैं कल। आज का दिन अब तक का मेरा बेस्ट दिन रहा, मतलब अब तक की ट्रिप का। बताता हूँ कैसे, पर पहले सुनो एक काम की बात। अगर आप मसूरी आ रहे हैं और एक पॉकेट फ्रेंडली बट शानदार स्टे ढूंढ रहे हैं तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए शालोम बैकपैकर्स में एंट्री मार लीजिए। वैसे तो यहाँ भी ऊपर रेस्टोरेंट है, बट बजट फ्रेंडली और घर जैसे खाने की तलाश में है तो संजू खाना खजाना का रुख कर लेना सबसे वाइज डिसीजन होगा। चलने के आलसी लोगों 2 मिनट की पैदल दूरी पर है बस। आज दोपहर जब 100 रुपये में मुझे ये प्लेट में गर्मा गर्म खाना मिला तो क्या ही कहने, जीवन का आनंद आ गया। अब आते हैं मुद्दे की बात कि आज का दिन वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ कैसे रहा। बारिश, आप खुद फील करिए। आज की मेरी नींद खुलती है इस आवाज से। अरे उठ जाओ भाई, आज मौसम खुला है, वीडियो शूट कर लो। मैंने सोचा अब यहाँ कौन है जो मेरी इतनी फिक्र करने लगा। दिमाग खुला तो याद आया, कल से एक भैया मेरे डॉम में रुके हैं। उसके पहले तक इस साम्राज्य का मैं अकेला राजा था। नहा धोकर निकला तो अमित भैया ने पूछा, मैंने स्कूटर रेंट किया है, लैंडोर घूमने चलोगे? मैंने कहा क्यों नहीं भैया। बस तो फिर मैं और भैया चल पड़े लैंडोर की खूबसूरती निहारने। अमित भैया मेरे गाइड और मैं उनका फोटोग्राफर। घूमते घुमाते पहुंच गए लैंडोर की फेमस 4 दुकान। मस्त चाय पीने के बाद अब बारी थी वापस लौटने की। ऑफिस का काम भी तो करना है। कल जा रहा हूं मैं एक नई जगह, तो मिलते हैं कल। अपनी 3 दिन की इस मसूरी ट्रिप के बाद मैं बस यही कहूंगा कि मसूरी का ये वाला पार्ट लैंडोर घूमने की नहीं, ठहरने की, बसने की जगह है, पर उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज दोपहर 3 बजे से, जब सुबह से चल रही बारिश फाइनली रुकती है, या कहूँ कि रुकने का नाटक करती है। क्योंकि जैसे ही मैं हॉस्टल से निकलता हूँ इतनी तेज बारिश होने लगती है कि मुझे यहाँ किसी के घर में शरण लेनी पड़ती है। फिर जैसे बंद होती है तो मैं फिर चल देता हूँ, और इस बार तो जो बारिश होती है तो फिर होती चली जाती है। ना कहीं रुकने का ठिकाना, ना कोई लिफ्ट मिलती है, तो मैं भी जिद्दी पैदल ही चल देता हूँ। कहाँ? उत्तरकाशी। कितना दूर? बस 111 किलोमीटर्स। मेरी इस जिद के चक्कर में आज कुछ भी हो सकता था। अगर ये भैया मुझे अपनी स्कूटी पे लिफ्ट न देते तो मैं इंद्रलोक से शायद स्वर्गलोक पहुंच सकता था। खैर, फाइनली भैया मुझे सुवाखोली ड्रॉप कर देते हैं और दिलवा देते हैं रात भर सर के ऊपर छत। अब यहाँ से उत्तरकाशी है 97 किलोमीटर्स। मेरी इस जिद की वजह से 15-16 किलोमीटर तो कम हो ही गया, और फिर बारिश का सोचकर निकलता नहीं तो कैसे मिलता है एक्सपीरियंस। आपकी तरह फोन में रील स्क्रॉल करके हैं? वैसे तो कल ही मेरा प्लान था कि मैं मसूरी से सीधा उत्तरकाशी आ जाऊं, पर फिर बारिश इतनी तेज हुई कि मैं भीग भी गया और यहाँ पहुंच भी नहीं पाया। पर सुवाखोली की सुबह भी क्या गजब की सुबह थी, मजा ही आ गया। और वैसे भी मेरे दोस्त, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलने लगे तो ऐसा लाइफ में नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में होता है। आज फाइनली मैं वहां से निकला तो सफर तो बहुत खूबसूरत रहा। रास्ते भर नज़ारे एकदम प्यारे प्यारे। कल तसल्ली से एक्सप्लोर करते हैं शहर को। लेट्स सी व्हाट इट ऑल हैज टू ऑफर। बाय। हिमालय की गोद में बसा बाड़ाहाट एक छोटा बट प्यारा सा शहर है। आज हम इसे उत्तरकाशी के नाम से जानते हैं, बट मैं तो ये जानना चाहता था कि जब एक काशी उत्तर भारत में पहले से है तो एक और काशी क्यों? वेल, ये जानने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, जहाँ पहुंचकर मुझे पता चलता है कि एक छोर पर जिसके 80 और भागीरथी का संगम हो और दूसरे पर वरुणा और भागीरथी का,
ऐसे स्थान को वाराणसी कहते हैं और ऐसे सिर्फ 2 शहर हैं, एक तो हमारा बनारस और एक है ये उत्तरकाशी। पर फिर भी मेरे मन में एक सवाल अभी भी था कि इसको काशी ना कहकर उत्तरकाशी क्यों कहते हैं। तो मुझे वहाँ के एक पुजारी ने बताया कि यहाँ बांध बनने से पहले कुछ दूरी के लिए गंगा उत्तर से नीचे नहीं बल्कि वापस उत्तर की ओर बहती थी। गूगल पे ये ज्ञान कहाँ ही मिलता, ये तो भटक कर और देख कर ही समझ में आया कि ऐसा सच में है। खैर, बहुत सारा ज्ञान और मन की शांति के बाद मैं निकल पड़ता हूँ शाम को गंगा आरती देखने। कैसे इतने सारे लोग जीवन की संचार धारा को देवी मानकर पूजा करते हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। इसके बारे में डिटेल में फिर कभी बात करते हैं। सैकड़ों छोटी बड़ी नदियों और झरनों से मिलकर बनती है हमारी विशाल गंगा नदी। हमारे अंधाधुंध अतिक्रमण और लापरवाही से उस नदी का पानी पीने लायक तो नहीं रहा, पर अभी भी कुछ ऐसी छोटी वाटर स्ट्रीम्स हैं जिनको देखकर मन तितली बन जाता है। मन करने लगता है जी भर के नहाने का। आज भागीरथी के तट पर जब मैं घूम रहा होता हूँ तो ऐसी एक छोटी वाटर स्ट्रीम का पीछा करते करते मैं पहुँच जाता हूँ इस प्यारी सी जगह। इन बच्चों को बेपरवाह नहाते हुए मस्ती करते देख मेरे अंदर का बच्चा कहने लगता है, चल भाई लगा दे डुबकी। बट जैसे ही मैं अपने पैर पानी के अंदर डालता हूँ मुझे याद आता है तौलिया तो मैं लाया ही नहीं। पर फिर देखता हूँ यहाँ तो कोई भी तौलिया लेकर नहीं आया। बस तो फिर मैं भी नहा कर वैसे ही कपड़े चेंज करता हूँ जैसे ये बच्चे कर रहे थे। मन से तो मैं भी बच्चा ही था ना। पिछले 18 दिन से मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, पर आज एहसास हुआ कि सच में मैं कितना अकेला हूँ। तो कहानी यूँ है कि एक कॉल की वजह से मुझे उत्तरकाशी से देहरादून आना पड़ा। 150 किलोमीटर के रास्ते भर जो सुंदर नज़ारे थे सब फीके पड़ने लगे जब सांप जैसे मोड़ों पर मेरी मोशन सिकनेस ने मुंह से बाहर का रास्ता लिया। खैर 7:30 बजे देहरादून के हॉस्टल में पहुंचा। थोड़ा आराम करके सोचा कि आज मूवी देखी जाए, वरना रिमोट रीजन्स में वैसे सिनेमा हॉल मिलते ही नहीं। पर भाई साहब वहाँ पहुंचकर पता चला कि पूरे हॉल में मैं एकदम अकेला हूँ। पर इंसान जब बहुत अकेला होता है तभी सबसे सुनहरा अवसर उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ के इंचार्ज भैया ने बिना ऐड चलाए राइट टाइम पे मूवी स्टार्ट कर दी। मल्टीप्लेक्स की टिकट मात्र 100 रुपये। और मजे की बात ये फूड काउंटर वाले भैया ने नैचोस, कोक, ग्रिल सैंडविच मात्र 150 रुपये में दे दी। शानदार सी मूवी देखने के बाद जब हॉस्टल लौटा तो यही वीडियो एडिट कर रहा था, तो यहाँ के रिसेप्शन इंचार्ज भैया ने लेमन टी ऑफर कर दी। इतनी थकान के बाद इट वॉज ट्रूली अ ब्लेसिंग। अकेलापन अपने आप में शाप जैसा भले लगता हो, पर अकेले होने के फायदे भी बहुत हैं। ये बंदा एक अंकल के बगीचे से आम तोड़कर भाग रहा होता है, तो मैं पीछा करता हूँ और उसे पकड़ लेता हूँ। फिर दोनों साथ में मिल बांट कर आम खाते हैं। आम, बगीचा, बंदा, कुछ समझ नहीं आया ना? बताता हूँ। इसके लिए चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में। याद है कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे एक कॉल आया और फिर मुझे उत्तरकाशी से देहरादून आना पड़ा। वो कॉल था मेरे कॉलेज फ्रेंड और ट्रैवल में सबसे ज़्यादा कंपनी करने वाले महाज अब्दुल्ला का। भाई ने बोला यार मुंशियारी जाना है। मैंने कहा मेरे भी ख्वाबों में धारचूला बसा था। और फिर भाई ने बोला करने का तो करने का। बस तो फिर देहरादून से काठगोदाम और फिर वहाँ से बाइक रेंट करके निकल पड़े लगभग 300 किलोमीटर दूर मुंशियारी को ले जाते इन हसीन रास्तों में। जिंदगी एक सफर है सुहाना। शाम हो चली थी। मुंशियारी अभी भी यहाँ से 125 किलोमीटर था। बस तो फिर बागेश्वर के इस छोटे से मगर प्यारे शहर में अपना बोरिया बिस्तर डाल दिया। और आम माज अकेले नहीं, हम दोनों मिलकर चोरी कर रहे थे। और वैसे भी किसी महापुरुष ने कहा है कि खाने की चोरी चोरी थोड़ी होती है। तो हुआ यूं कि माज ने बोला भाई ये लो मेरा आईफोन और खूब वीडियोस बनाओ। इतना सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। लेकिन एक सेकंड खूब वीडियोस बना मेरी। कभी कभी लगता है कि दुनिया में फोटोग्राफर होना सबसे बड़ा पाप है। आप सबकी फोटोज खींचते रहते हो, आपकी बारी ही नहीं आती, और आती है तो पर अगर दोस्त माज अब्दुल्ला जैसा हो तो ऊपर कही गई बात पे गौर किया जा सकता है। खैर मुंशियारी के लिए निकल चुके हैं। कल मिलते हैं शानदार रास्तों और नज़ारों के साथ। बाय। जिस दिन का मुझे पिछले 4 साल से इंतजार था, आज उसके रास्ते तय करने का दिन आ गया है। फाइनली मैं मुंशियारी जा रहा हूँ। पर जैसे वनवास पे राम अकेले नहीं गए, लक्ष्मण उनके साथ चल दिए थे, मेरा लक्ष्मण भी साथ हो लिया। मैंने भी कहा हाँ भाई
एक से तो फिर दो भले, लंबा सफर है, रुकते रुकाते चल लेंगे। और जैसे जैसे हम मुंशियारी की तरफ आगे बढ़ने लगे, मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि अगर नज़ारे इतने सुंदर हों तो मन तो करता है इस खूबसूरती पर अपने जज्बात किसी के साथ शेयर करने का। खैर, जैसे जैसे हमारी मंजिल करीब आ रही थी, रास्ते और हसीन और ख़तरनाक होते जा रहे थे। ज़रा सी चूक एंड द होली डोर्स ऑफ दोज़ख आर ओपन फॉर यू। आपसे एक गुजारिश है भाई लोगों कि आप नैनीताल, हल्द्वानी और रानीखेत से आगे मत आइएगा। रास्ते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं और नज़ारे तो उससे भी ज्यादा, मत आना। खैर, एज यूजुअल पहुंचते पहुंचते हमें फिर अंधेरा हो गया था। रात को 8 बजे हम मुंशियारी पहुंचे। अब यहाँ के नज़ारे कल देखेंगे। मुंशियारी के बारे में एक बात जो शायद कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। हाँ, सुंदर नज़ारे हैं, बादल है, बारिश है, पहाड़ हैं, वादियाँ और झरने भी हैं। बस लोग भी थोड़े ठीक ठाक होते तो मज़ा आ जाता। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पीपल आर सो रूड एंड मोस्टली ड्रंक हियर। अगर यहाँ की औरतों ने जिम्मा नहीं संभाला होता तो पता नहीं क्या होता। और इसलिए भी यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। सो मैं जा रहा हूँ धारचूला होते हुए पिथौरागढ़ के लिए। मिलते हैं कल। उत्तराखंड के वासियों, आपसे एक जानकारी चाहिए कि ये जो बेरीज टाइप की दिख रही हैं लाल सी, क्या इन्हें खा सकते हैं? क्योंकि ये यहाँ प्रचुर मात्रा में लगी हुई हैं रोड के किनारे। अगर खा सकते हैं तो मज़े आ जाएंगे, नहीं खा सकते तो मैं फेंक दूंगा। थैंक यू। मुंशियारी की कुछ कड़वी यादों से उबरने और थोड़ी बाहर की हवा खाने मैं और माज एक बार फिर अपना सामान बांध लेते हैं और चल देते हैं धारचूला। यहाँ के रास्ते भले थोड़े उबड़ खाबड़ हों, और क्या जन्नत भरे नज़ारे थे। जो जाएगा वही महसूस कर सकता है। बिल्कुल एनिमेटेड मूवी अब के जैसी दुनिया। धारचूला पहुंचे तो मस्त धूप खिली थी, मज़ा ही आ गया। माज को थोड़ी टैनिंग हो गई और मेरे को तो खैर। जी भर के धारचूला निहारने के बाद अब अपनी सवारी चल दी पिथौरागढ़ की तरफ। रास्ते में मस्त 1 कप अदरक वाली चाय और स्वर्गीय श्री दान सिंह भंडारी जी की स्मृति में टोटी दबाने के बाद हमारा सफर आगे बढ़ चला था। हल्की हल्की बारिश के बीच शाम को 6 बजे तकरीबन हम पिथौरागढ़ पहुंच गए। अब बस एक ठिकाने की तलाश है। तो जी, आज है अपनी वीडियो सीरीज से एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। आज से ठीक 1 साल पहले जब मैं 27 साल का हुआ था, आज 12 अगस्त है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो खैर, आज से ठीक 1 साल पहले 12 अगस्त को ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने अगले बर्थडे से पहले एक फुल ऑन इंडिया टूर करूँगा। वैसे तो मैं पिछले 9 साल से यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, बट वो ऐसे ही ऑन एंड ऑफ था। बट आज घर से निकले हुए मुझे पूरे 25 दिन हो गए हैं एंड आई एम ब्लेस्ड टू लुक बैक कि मैं इतना कंसिस्टेंट हूँ। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे जर्नी सिर्फ वीडियोस अपलोड करने के लिए तो नहीं करनी थी। ऑब्वियसली फिल्म्स आर माई फर्स्ट लव, बट आई जस्ट वांटेड टू लिव माई ड्रीम्स। तो जी, आज है मेरा बर्थडे और मैं ये सेम कपड़े तो नहीं पहन सकता। सो लेट्स चेंज। अब करते हैं केक कटिंग सेरेमनी। ये छोटा सा केक मेरे लिए ऑर्डर किया है मैंने खुद स्विगी से। यू कैन विश मी ऑल द बेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय। बड़े दिनों बाद इतना शानदार खाना मिला तो आदत से मजबूर मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया और वोट पहले आई है, वो जाएगी भी पहले वाले लॉजिक से मैं सुबह 6 बजे उठ गया। बाहर निकला तो देखता हूँ पिथौरागढ़ का एक अलग ही रूप है। ये रात वाला पिथौरागढ़ तो नहीं था। चौराहे से थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखता हूँ यहाँ एक एथलेटिक्स का प्रोग्राम हो रहा है। इतने सारे बच्चे यहाँ सुबह सुबह उठकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आए हुए हैं। ये सब देखकर मेरे अंदर भी एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। अब मुझे चाय की कहाँ ही जरूरत थी, पर बात सिर्फ जरूरत की होती तो मैं यहाँ ही क्यों होता। आदत भी तो कोई चीज होती है। बड़े दिनों बाद इतना शानदार खाना मिला तो आदत से मजबूर मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया और वोट पहले आई है, वो जाएगी भी पहले वाले लॉजिक से मैं सुबह 6 बजे उठ गया। बाहर निकला तो देखता हूँ पिथौरागढ़ का एक अलग ही रूप है। ये रात वाला पिथौरागढ़ तो नहीं था। चौराहे से थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखता हूँ यहाँ एक एथलेटिक्स का प्रोग्राम हो रहा है। इतने सारे बच्चे यहाँ सुबह सुबह उठकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आए हुए हैं। ये सब देखकर मेरे अंदर भी एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। अब मुझे चाय की कहाँ ही जरूरत थी, पर बात सिर्फ जरूरत की होती तो मैं यहाँ ही क्यों होता। आदत भी तो कोई चीज होती है। वैसे तो आज रक्षाबंधन नहीं है, पर उस दिन मैं कहाँ होऊंगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं चल देता हूँ ग्रेटर नोएडा। हाँ, ये मेरा गांव नहीं, ग्रेटर नोएडा ही है। तो खैर 1.5 घंटे के बाद जब मैं दीदी के घर पहुँचता हूँ तो लिटरली पसड़ जाता हूँ।
हमारे यहाँ दीदी को जीजी कहते हैं और ये वो रस्म है जो मेरे दिल के बड़े करीब है। बहुत खर्चा हो जाता है यार इसमें। राखी तो जी बन गई, अब कल देखते हैं क्या होता है। फ्राइडे को लोग ऑफिस जाते हैं ताकि वो जल्दी घर वापस आ सकें, पर अगर ऑफिस इतना प्यारा हो तो खैर आज सुबह सुबह मैं इसी उम्मीद में टेक कैफे पहुंचा कि मेरे लैपटॉप में कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी तो ठीक हो जाएगी, पर आईटी टीम ने बोला ना जी ना, ये तो खोल कर चेक करना पड़ेगा। टिल देन यू जस्ट टेक अ चिल पिल एंड रिलैक्स। और मैं इस बात को लिटरली ले गया। अपने फेवरेट कलीग को हाय बोलने के बाद चाय की तलब उठी। कैफे गया तो केला भी ले लिया, उठा लाया। पेट भर गया था तो खाली भी करना था। अरे बस बस भाई किधर चले आ रहे हो। पर फिर भूख लगने लगी तो फिर खाया गया। पर तभी अचानक टैग कैफे से ये मैसेज आता है, धर्मेंद्र प्लीज कम। कैफे से अभी मैसेज आया कि आप नीचे आइए, पता नहीं क्या हुआ। A few moments later. अभी के लिए एक और लैपटॉप दे दिया है। अभी मैं दूसरा लैपटॉप मिलने की खुशी मना ही रहा होता हूँ कि तभी पकोड़े आ जाते हैं, और खाने को तो मैं मना कर ही नहीं सकता। एक कॉफी और पीने के बाद कब कैसे अंधेरा हो गया आई डिडंट इवन रियलाइज, बट माई स्टमक डिड। बोला चल भाई डिनर रेडी है। अब इतना ठूसने के बाद एक ही चीज का सहारा है, मुझ अकेले के लिए पूरी एक बस जो सीधा मेरे ठिकाने तक पहुंचा देगी। मैं मिलता हूं कल, बाय। हेलो दोस्तों, आपको पता है पिछले साल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे 5 माइलस्टोन्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं, जिसमें से एक लद्दाख में पूरा हो गया था। वो था पेंगोंग लेक में नहाने का। बाकी की 4 अभी तक अधूरे रह गए थे। अक्सर जो चीज़ें हम प्लान करते हैं वो सारी तो पूरी नहीं हो सकती, पर अब वो वक्त आ गया है जब हम बचे हुए 4 में से एक और माइलस्टोन पूरा करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है और मैं यहाँ बस बातें कर रहा हूँ, निकलता हूँ भाई। सॉरी बाय बोलना तो भूल ही गया। बाय, मिलते हैं कल। कल की वीडियो में हमने देखा बचे हुए 4 में से एक और माइलस्टोन पूरा करने जा रहे हैं। सपने तो हम रोज देखते हैं और बहुत सारे देखते हैं, मगर कुछ ही ख्वाब हैं जिनके पूरा होने से ज़्यादा उनको पूरा करने के लिए किए गए प्रयत्न और प्रयास में मज़ा आता है। तो चलो जी, बातों को गोल गोल ना घुमाते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अगले इस एक वीक के अंदर मुझे कैसे भी करके माजुली आइलैंड जाना है। पिछली बार असम के जोरहाट टाउन से जाने का ट्राई किया था, पर तभी ब्रह्मपुत्र में फ्लड आ गई तो जा ही नहीं पाया। इसलिए इस बार प्लान में थोड़ा चेंज किया गया है। हाँ, फ्लाइट तो मैंने गुवाहाटी की ली थी, पर आया मैं कहीं और हूँ। आप खुद देख लीजिए। क्या हुआ, जगह थोड़ी अनफेमिलियर सी लग रही है? अरे तो थोड़ा नज़र घुमाइए। हाँ अब ठीक है, पर यहाँ तक आने की जर्नी भी कोई आसान नहीं है। क्यों, क्या हुई? उसके बारे में कल बात करते हैं। बाय। कामाख्या से मस्त रात को ट्रेन पकड़कर मैं नाहरलगुन स्टेशन आ जाता हूँ। कामाख्या स्टेशन कामाख्या देवी मंदिर के नाम पे पड़ा है, जो गुवाहाटी में है, और नाहरलगुन अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में। तो खैर ट्रेन सुबह सुबह नाहरलगुन पहुंचती है और मैं मस्त रिलैक्स होकर एग्जिट गेट की तरफ आगे बढ़ता ही हूँ कि तभी मेरी नजर पड़ती है इस बोर्ड पर। मुझे पता चलता है कि भाई साहब, अपने ही देश के इस स्टेट में एंट्री करने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। जी हाँ, इसको बोलते हैं इनर लाइन पास। पर जब मैं अंदर जाकर देखता हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इतने सारे लोग, इतनी लंबी लाइन। आज का मेरा दिन तो इधर ही निकलने वाला है। पर तभी मुझे आइडिया आता है कि एक बार गूगल कर लेते हैं। एंड गेस व्हाट, ILP यानी इनर लाइन परमिट आप ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हैं। बस तो फिर फटाफट सारी डिटेल्स भरकर मैं 14 दिन का 500 रुपये फी पे करके ILP ले लेता हूँ। वैसे 3 दिन का परमिट मुझे 300 रुपये में भी मिल जाता, और क्योंकि मुझे अरुणाचल से माजुली ही निकलना है तो 3 दिन का पास भी काफ़ी होता। पर अपना क्या भरोसा, अगर इधर ही रुकने का मन हो गया तो। पर खैर अब यहाँ से मुझे जाना है अरुणाचल की एक बहुत ही प्यारी जगह, ज़ीरो। मिलते हैं कल। हाँ तो जी, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से कल छोड़ा था। सुबह सुबह 7 बजे स्टेशन से निकलकर जब मैं टैक्सी स्टैंड पहुंचा तो पता चला कि यहाँ से ज़ीरो के लिए अगली सूमो 10 बजे जाएगी। हाँ भाई, आज भी यहाँ ये लोग 2 दशक पुरानी टाटा सूमो ड्राइव कर रहे हैं। तो खैर अपनी टिकट लेकर मैं थोड़ा इधर उधर देखता हूँ, तभी मेरी नजर पड़ती है बीकानेर के इस रेस्टोरेंट पे। अगले 3 घंटे का समय बिताने और एक बढ़िया ब्रेकफास्ट करने की जगह इससे बढ़िया क्या ही हो सकती थी। खा पी कर जब तक मैं यहाँ से निकलता हूँ तब तक हमारी टाटा सूमो जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है।
आगे वाली सीट पे मैं अपना झोला रखकर इसको रिजर्व कर लेता हूँ। अगले 5 घंटे पीछे बैठने की हिम्मत तो मुझ में नहीं ही थी। खैर जैसे ही गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ती है, मेरे बगल में विंडो साइड एक और भाई आकर बैठ जाते हैं और तभी मुझे रियलाइज होता है मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर, क्योंकि मेरी दोनों टांगों के बीच में था गाड़ी का गियर। पर खैर थोड़ी देर ये सहने के बाद मैंने ड्राइवर भैया को मेरी सीट चेंज करने को बोल दिया। तो बोले लेकिन और तो कोई सीट है ही नहीं। तो मैंने कहा ऊपर। बोले क्या ऊपर? मैंने कहा ऊपर छत पे। बोले तुम ही पागल हो गो? मैंने कहा हाँ। नॉर्थ ईस्ट आकर मैं कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो गया? आगे इस 5 घंटे की जर्नी में होना था अभी बहुत कुछ। YouTube पे मिलते हैं एक फुल लेंथ वीडियो के साथ। बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुंतन। बाय प्रोफेशन तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट अभी 6 महीने के लिए मैं निकला हूँ एक सोलो बैकपैकिंग ट्रिप पर, और जहाँ अगले 6 महीने में मैं एक्सप्लोर करूँगा इंडिया के सारे स्टेट्स। मुझे ऑलरेडी 1 महीना हो गया है और इस साल 2024 दिसंबर एंड तक मैं एक्सप्लोर करूंगा बचे हुए सारे स्टेट्स। मैं अपने साथ लेकर आया था ये 2 टेराबाइट की SSD, और जब तक ये नहीं भर जाती मैं घर वापस नहीं जाने वाला। मुझे एक लंबा सफर करने के बाद मैं आकर बस सो जाता हूँ। 9 बजे जब नींद खुलती है तो डिनर के लिए मैं निकलता हूँ। विद 0 कैलोरीज इन माई बॉडी इन द टाउन ऑफ जीरो, आई फाउंड 0 रेस्टोरेंट्स ओपन। कोई है? एक बिस्किट के पैकेट में से 4 बिस्किट कुत्ते को और 4 खुद खाकर मैं वापस रूम में आ जाता हूँ। सो डिसअपॉइंटेड। अब डेस्परेटली मुझे बस सुबह का इंतजार है। और अगर आप लोगों को मेरी इस ट्रिप में मज़ा आ रहा है और आप मेरे कंटेंट से रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सेव। थैंक यू। मिलते हैं कल। बाय। मुझे लगा भी नहीं था कि अरुणाचल के इतने रिमोट एरिया में 0 में मुझे ये मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज जब मुझे यहाँ ये स्कूटर रेंट पे मिल गया तब मुझे ढूंढने पे राम भी मिल जाते हैं वाली बात पे और यकीन सा होने लगा। तो खैर अभी मेरी सवारी निकल पड़ी है। कोई तो एक जगह है पेची पोटू ग्राउंड। हाँ जी इधर ही। पर ये क्या, इतने सुंदर रास्ते। पेची पोटू तो जब मैं पहुंचूंगा। यहाँ एक ऐसी पोज वाली वीडियो तो बनती है। इससे पहले ऐसी जगह मैंने सिर्फ ख्वाबों में देखी है। तो जी जैसे ही मैं पेची पोटू ग्राउंड के गेट पे पहुंचता हूँ, अंदर जाकर देखता हूँ तो पता चलता है कि भाई यहाँ तो आने वाले तगड़े फेस्टिवल की प्रिपरेशन चल रही है। हाँ जी, यहाँ होता है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्ट, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल। पर ऐसा पहली बार हुआ है कि कहीं मैं इतना जल्दी पहुँच गया, पूरा 1 महीना पहले। ये है सिह लेक, मानो कश्मीर का एक मिनी वर्जन है। साढ़े 5 बज रहे हैं और अच्छा खासा उजाला हो गया यहाँ पे, और मेरी सुमो आ गई है, इसमें जाना है। हेलो दोस्तों, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ जाने के लिए मुझे अरुणाचल जाना पड़ा। वेलकम टू माजुली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। और ये प्यारा सा बैम्बू कॉटेज है मेरा आज का ठिकाना। और इस प्यारे से आइलैंड में घूमने के लिए मैंने रेंट कर लिया ये साइकिल। तो चलो थोड़ा सैर करके आते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद आज का दिन कुछ यूं ढलता है। वैसे तो है ये सनराइज ब्रिज, पर सनसेट भी यहाँ से कोई कम हसीन नहीं लग रहा। और इस तरह होता है मेरा 3रा माइलस्टोन पूरा। अब बचे हैं सिर्फ 2 और। आज मैं करने वाला हूँ दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेरी राइड विद द चीपेस्ट रेट्स। साइकिल से माजुली की सैर करने के बाद अब बारी थी इस जगह से विदा लेने की। माजुली के कमलावारी घाट से जोरहाट के निमाती घाट तक ये मोटरबोट, जिसमें 50 से ज्यादा लोग, 20 से ज्यादा बाइक्स और 2 बड़ी कार लोडेड है। सच बताऊं तो मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, पर जब मैंने अपने चारों तरफ फैले इस सैलाब को देखा फिर लगा कि इतनी बड़ी नदी में तैरने में मजा भी खूब आएगा। वैसे भी इतनी सारी लाइफ जैकेट्स तो हैं ही, और ये लेती है ब्रह्मपुत्र की इस चौड़ाई को पार करने में तकरीबन 2.25 घंटे। और मैंने इस राइड के दिए हैं सिर्फ 30 रुपए।
मजे की बात यह है कि आप इसके टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं www.asiwt.in पर, जिसका मिनिमम फेयर है मात्र 2.5 रुपए। हेलो जी, नमस्ते फ्रॉम भोपाल। आप सोच रहे होंगे कि असम से सीधा भोपाल सीधा नहीं हुआ है, 13 दिन का गैप हो गया है। वहाँ हम डे 36 पे हमने छोड़ा था और आज है डे 49। अब बहानेबाजियां हैं, बहुत कुछ कह सकता हूँ, कहने को है, पर 1 मिनट में कितना ही कहूँगा। लंबी वीडियो में मिलते हैं। अब जो है सो है। शुरू करते हैं डे 37 से, बिना किसी फालतूबाजी के, बिना समय बिताए। वैसे तो आज मैं आसाम से निकलकर नागालैंड के दीमापुर भी गया था, पर एक रात ही वहाँ गुजारने के बाद मुझे अथाह मॉडर्निटी का एहसास हो गया था। अपने यूपी की कोई गली वाली आंटी यहाँ आ जाए तो उनको साल भर की चुगलियों का कंटेंट जरूर मिल जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किस मॉडर्निटी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। 80 की फिल्मों के गाने किसने नहीं सुने, देखे। बस तो अब दीमापुर से ले ली गई है गुवाहाटी की ट्रेन। मिलते हैं कल कामाख्या मंदिर और तमाम किस्सों के साथ। अब मैं तो ट्रेन में बैठ ही गया था, चाय वाय पीकर नज़ारे देखते हुए गुवाहाटी पहुंच ही रहा था कि तभी एक दोस्त का मैसेज आता है। भाई साहब ने बोला कि भैया आपका कंटेंट तो कई लोग आइडलाइज करते हैं, बस थोड़ा ग्रूमिंग वगैरह और पहनावे पे ध्यान दे लीजिएगा तो और अच्छे लगेंगे। अब ट्रेन में लोग क्या क्या नहीं करते। बस तो फिर क्या था, मैंने उठाया अपना जिलेट का रेजर और शेविंग क्रीम और फटाफट बिना सोचे घुमा दिया जबड़े के चारों ओर। ट्रेन भले ढुलक ढुलक हिलती रहे, पर इससे कट लगने का कोई खतरा नहीं, एकदम सेफ और स्मूथ। अब पहले से तो बेहतर ही लग रहा है ना। अगली वीडियो में हम पक्का गुवाहाटी पहुंच जाएंगे, आई शपथ। मिलता हूं कल, बाय। प्रवेश करने का टाइम ही 3 बजे था, बज रहे हैं 4 में 1 घंटा लेट। जैसे ही मैंने कामाख्या देवी मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा एक कबूतर तन्हा घूम रहा है। पूछने पर उसने बताया, भाई अभी तक अपुन की गर्दन एकदम सफेद थी, फिर किसी इंसान ने अपनी मन्नत के चक्कर में हमारी लाइफ के रूइंड माय लाइफ। अब हमको घरवाली नहीं पहचान रही है। कबूतर का ये दुख मैं बांट ही रहा था कि पीछे एक बकरे ने बोला, भाई लाइफ तो अपुन की सेट है, अक्का लाइफ बोलो तो अपुन को खूब खातिरदारी हुआ, और आज इंसान लोग अपुन को कुछ अपनी देवी के दर्शन के लिए लेकर आए हैं बोले तो। अब मैं उसे ये कैसे बताऊं। खैर, डोम पर बैठे पंछियों और ढलते हुए सूरज की रोशनी में थोड़ी देर में सुकून से ये सब समझने में लगा था कि कैसे परिवेश और ज़रूरत के मुताबिक इंसान हर एक नियम और कायदे कानून बनाता है। कामाख्या टेम्पल से थोड़ा भारी सामान लेकर मैं निकल पड़ता हूँ गूगल सर्च करके एक प्योर वेज रेस्टोरेंट की तरफ, कि तभी मेरी नज़र पड़ती है इस कैफे पे। आया तो मैं डिनर करने ही था, पर इतनी हैपनिंग सी जगह देखकर मैं मुड़ ही जाता हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरा एक टर्न इतनी सुंदर कहानी लेकर लौटेगा। मिलिए गीतू और नाजनीन से। जबान से बोल नहीं सकती, पर ये प्यारा कैफे जिसका नाम है टॉकिंग फिंगर्स, ये दोनों ही रन करती हैं। इतनी प्यारी स्माइल हो और ऑर्डर देने के लिए कोड वर्ड्स हों जिन्हें आप बस 2 मिनट में सीख सकते हो, तो फिर लफ्ज बेमानी हो जाते हैं। और ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानी और लोगों के लिए ही तो रखा है मैंने ये कैमरा। और जब मैं उन दोनों को उनकी फोटो प्रिंट करके देता हूँ तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरे इस छोटे से जेस्चर के बदले मुझे मिलता है असम की स्पेशल चाय की प्रीमियम पैकेट्स का ये तोहफा। और जाते जाते गीतू और नाजरीन ने जो कहा, हाँ खुद देख लीजिए। गुवाहाटी से अब अपनी सवारी चल पड़ी गोरखपुर की तरफ। और जब मैं गोरखपुर आ ही गया हूँ तो क्यों ना आपको ले चलूँ एक ऐसी जगह जिसका नाम भारत के किसी भी शहर में ना सुना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वेलकम टू द गीता प्रेस गोरखपुर। 80 से ज्यादा भाषाओं में तो सिर्फ भगवत गीता छपी है। तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, यू नेम इट, दे हैव इट ऑल। पुराण, उपनिषद, कर्मकांड और तमाम कहानियों की किताबों की तो मैं अभी बात भी नहीं कर रहा। और ये इतनी बड़ी पुस्तक है, महाभारत के 3 भागों में से एक
इकाई। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर फिर मुझे दिखी ये भगवत गीता। पर मैं ट्रैवल करते वक्त इतनी बड़ी पुस्तक कैरी नहीं कर सकता था, तो मैंने परचेज कर लिया गीता का ये पाम साइज संक्षिप्त वर्जन। और मैं इतनी छोटी पुस्तक खरीद कर खुश हो ही रहा था कि तभी मेरी नजर पड़ती है इस मैच बॉक्स साइज्ड गीता पर। एंड नो ऑफेंस, पर दुनिया का शायद बेस्ट रबड़ी फालूदा आपको इधर ही मिलेगा, माने गोरखपुर। गोरखपुर से निकलकर जब मैं लखनऊ पहुंचा तो होटल्स देख ही रहा था कि तभी मुझे दिखता है ये होटल। यूरोप के किसी मेंशन जैसा दिखने वाला ये आलीशान होटल देखकर ही मैंने सोचा अब लखनऊ आया हूं तो थोड़े नवाबों वाले शौक भी कर लिए जाए। पहले तो आपको होटल का एक मोन्टाज टूर दे देता हूं। अब एक बार आप इसका प्राइस गैस करिए। कितना? 10,000? 5,000? ना जी ना। 2,500? 1,000? ना, सिर्फ 900 रुपये, और वो भी प्री ब्रेकफास्ट के साथ। जी हाँ, आज तो मुझे बस पड़ जाना है। कल मिलाऊंगा अपने दोस्तों से और इस शहर से। यार, लखनऊ के बारे में एक चीज जो मुझे हमेशा से फैसिनेट करती रही थी वो था रूमी दरवाजा। और भाई साहब, फाइनली जब मैं यहाँ खुद से पहुंचकर लाइव देख रहा हूँ, क्या फीलिंग है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सर मेरे दोस्त, थैंक्स फॉर द स्कूटी राइड और इस फोटो के लिए भी। इसके बाद रात भर लखनऊ घूमा गया। तौहीद भाई की गाड़ी में खूब गेड़ियां मारी गई। और लखनऊ में रूमी गेट के अलावा एक और चीज जिसके लिए मैं दीपांशु भैया से मिलने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मीटिंग द रेडियो की सुनहरी आवाज नीलेश मिश्रा से उनके ऑफिस जाकर पर्सनली मिलना। बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। पर वहां जाकर देवेंद्र भैया से पता चलता है कि नीलेश सर कल शाम तक तो यहाँ थे, पर फिर अपने घर के लिए निकल गए हैं। खैर, फिर कभी। फिलहाल तो अजहर मुझे छोड़ने आया है स्टेशन, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कानपुर, क्योंकि वहां से मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल जगह। कल दिखाता हूँ। लखनऊ से जब मैं कानपुर पहुंचा तो अमन भैया मुझे रिसीव करने आ गए स्टेशन। बाय द वे, ये है अमन भैया। यहाँ आकर मैंने ये चीज़ पहली बार इस्तेमाल की। यार, ये लिफ्ट यूज़ करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ लिफ्ट कितनी स्लो हो गई है। अब इसको देखिए, बटन दबाया नहीं और सुर से चल पड़ी। खैर, कानपुर आया हूँ तो मैं एक्साइटेड हूँ अपनी इस मित्र मंडली से मिलने के लिए। अमन भैया से तो मैं आपको मिला ही चुका हूँ, और ये है विजय दीनानाथ चौहान नहीं, विजय सलगांवकर भी नहीं, बस विजय। पर मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था राहुल भाई से मिलने को। कानपुर की हवा अगर किसी शख्स को दूषित नहीं कर पाई है, मैं जानता हूँ वो कौन है। आप भी मिलिए। बेहद सरल, बहुत ही शानदार मेरे मित्र राहुल भाई से। कहा दो दिलों ने ये मिल कर के हम ना होंगे जुदा, ये रातें। अब राहुल भाई मुझे छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन, क्योंकि वहां से मेरी ट्रेन है खजुराहो की। हवा 20 दिन पहले जब मेरी इस नई नवेली मित्र का अचानक से मैसेज आया था कि आप कानपुर आइए, हम आपको खजुराहो घुमाते हैं, मुझे लगा भी नहीं था कि ये प्लान इतना जल्दी पूरा हो जाएगा। तो जी हाँ, ये एकमात्र ट्रेन जो कानपुर से खजुराहो जाती है, उसमें आप सीट रिजर्व नहीं कर सकते। ये मित्र जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ मेरे लिए एक सीट बचा कर रखती हैं और ले आती हैं अपने घर से बनाकर कुछ बहुत ही डिलीशियस खाना। खैर, बातों बातों में 8 घंटे का ये लंबा सफर कैसे कट गया मुझे पता भी नहीं चला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खजुराहो में, जो वर्ल्ड फेमस है अपनी यूनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन्स के लिए, जिन्हें चंदेलों ने लगभग 1000 AD में बनवाया था। चलिए दिखाता हूँ वो डिजाइन्स इन 3, 2 and 1। अब यहाँ से अपनी दोस्त से विदा लेकर मैं निकल पड़ता हूँ त्रासदी के महानगर मगर बहुत ही प्यारे शहर भोपाल। अभी मेरी ट्रेन भोपाल में घुसी भी नहीं थी और मैं अलग ही खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे भोपाल में मजा आने वाला है। आर्किटेक्चर, खाना, सिंप्लिसिटी, कल्चर और सबसे बेस्ट तो यहाँ की बोली है। 500 रुपए से 500 रुपए में 5 रुपए नहीं दे रही है। हर वक्त ट्रेन टाइम पे पहुँचने का फायदा नहीं होता, कई बार नुकसान भी हो जाता है।
अब सुबह 9 बजे मैं होटल कहाँ से ढूंढूं जो इस टाइम चेक इन भी अलाउ कर दे, पर फिर मुझे ऑनलाइन मिल जाता है एक ये होटल, स्टेशन से बस 2 किलोमीटर दूर। होटल का एंट्रेंस तो जैसा था पर होटल अपने आप में काफी सही लग रहा था until I realized कि I have booked an OYO। खैर शाम को घूमने निकल पड़ता हूँ ये शहर। ये देखिए राजा भोज का स्टैचू और भोपाल की रौनक। सोने का हो चला है वक्त, क्योंकि कल मुझे निकलना है सपनों के शहर मुंबई। सॉरी, नो ऑफेंस, थैंक यू। सुबह सुबह की मुंबई की ट्रेन पकड़नी थी, तो जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला तो सोचा मस्त पेट पूजा कर ली जाए, और उसके लिए पोहा जलेबी से बढ़िया आपको भोपाल में क्या ही मिल सकता है, मजा। अब चलते हैं मुंबई। ट्रेन स्टेशन पे मैं इस बार टाइम से पहले पहुंच जाता हूं, क्योंकि ड्रीम सिटी मुंबई जाने की खुशी में जाहिर ही नहीं कर सकता, इतनी है। खैर लेट्स गो, बाकी मुंबई तो हम कल देखते हैं।